हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित धर्मेक आज फिर से अपने पेज से लाइव अपने ऑर्चर्ड से। बस छोटी सी कोशिश अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को, अपनी प्रैक्टिसेस को शेयर करने की ग्रोवर्स के साथ में, क्योंकि जितना मिलजुल कर काम हो पाएगा उतने ही ज़्यादा हम इन बीमारियों से, इन प्रॉब्लम से, जिन्हें किसानों को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है, उन चीज़ों से थोड़े आसानी से अगर हम लड़ पाएँ, उसी के लिए ये छोटी सी कोशिश रहती है कि लाइव होकर या किसी तरह से इंटरेक्ट कर सकें फार्मर्स एक दूसरे से। तो आजकल जो क्वेरीज आ रही हैं, जिस प्रॉब्लम से लोग आजकल जूझ रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ को, टॉपिक्स को लेंगे। तो हमारा बस कुछ ही दिन हुए हैं, थिनिंग जो हमारा काम था थिनिंग वाला, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से हमने एक एक फ्रूट रखा है एक बीमे पे। रॉयल प्लांट में थिन करना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं। फिर भी हमारी कोशिश रही है कि 50-60% प्लांट का जो एरिया है, लोअर पोर्शन है, उसको हम थिन कर पाए, क्योंकि लोअर पोर्शन में ही हमें थोड़ी सी फ्रूट क्वालिटी की दिक्कत रहती है, क्योंकि धूप प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। तो हम आज का अपना लाइव सेशन के जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट्स करते हैं। क्या हमारे आज के मेन टॉपिक हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स क्या डालने चाहिए वॉलनट स्टेज तक, और उसके बाद में फॉलियर और फंजीसाइड्स अब हमें कौन से करने हैं, क्योंकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अब हमें कौन से फंजीसाइड्स पे जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां सिम्टम्स अपने दिखाने शुरू कर चुके हैं बगीचे में, क्योंकि धूपें बहुत कम मिल रही हैं, बारिशें कंटिन्यू हो रही है काफ़ी दिनों से। और रस्टिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे, इसके रीजंस भी बहुत सारे हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे हिसाब से 7-8 जो मेरे मेन रीजंस रहते हैं रस्टिंग के, तो उस पर भी बात करेंगे। कि फिर हमारी समर रिंग कट जो हम करते हैं, सेकंड फेज रिंग कट जो हम बोलते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि आजकल हम वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और नए प्लांट्स की ग्रोथ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोग नर्सरी पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग पुराने ऑर्चर्ड्स के बीच में ही नई प्लांटेशंस करते हैं। उसकी ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं वही बता पाऊँगा जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ अपने ऑर्चर्ड में, क्योंकि हमारे भी ऑलमोस्ट पुराने ऑर्चर्ड्स के बीच में ही हमारी प्लांटेशंस हैं। तो और अच्छे सर्वाइवल रेट है, अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। और बहुत बड़ा एक जो आजकल लोगों को डेली कहीं ना कहीं जिस चीज़ से जूझना पड़ रहा है, वो है हेल डैमेज। ओला बहुत आ रहा है आजकल, जहाँ नेट्स नहीं हैं वहाँ बहुत नुकसान हो रहा है। उसके लिए हम क्या स्प्रेज कर सकते हैं, पीयर पे हम क्या न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और थोड़ा सा जो आजकल नई बातें, कुछ आजकल जो नए क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं, वो है पीएच को लेके कि स्प्रे सॉल्यूशन का पीएच क्या होना चाहिए। कि अगर हम स्प्रे कर रहे हैं, तो क्योंकि हम काफ़ी सारी मिक्सिंग करते हैं न्यूट्रिशंस की और पेस्टिसाइड्स की,
तो उससे पीएच कितना ऊपर नीचे जाता है और उसका पीएच का कितना इफेक्ट रहता है हमारी प्लांट पे। तो इन्हीं बातों पे हम एक एक करके टॉपिक्स लेके बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारा हम जिस पे बात करेंगे वो रहेगा कि वॉलनट स्टेज पे हम क्या न्यूट्रिशन दे सकते हैं फॉलियर, क्योंकि बहुत सारी जगहों में ऑलमोस्ट वॉलनट स्टेज पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। तो अभी तक हम जो न्यूट्रिशन पहले दे रहे थे, नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, कुछ लोग फास्फोरस ऐड कर रहे थे, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपके सॉइल टेस्ट को लेकर पता चलती है कि आपके किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और उसके हिसाब से ही आपको न्यूट्रिशन ऐड करना चाहिए। तो फिर भी हमारा जो अपने बेसिक्स रहते हैं वो हम कैल्शियम, बोरॉन, नाइट्रोजन ऐड करते हैं सेल डिवीजन पीरियड में, जो हमारी पहले भी हमने वीडियो बनाया था उस पर भी हमारी इस बारे में बात हुई थी। तो अभी तक वॉलनट स्टेज तक आप इन्हीं चीज़ों पे फोकस करिए। एनपीके स्प्रेज आप कर सकते हैं, कैल्शियम, बोरॉन, नाइट्रोजन स्प्रेज आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना सेल डिवीजन ज़्यादा होगा उतना आपका फ्रूट साइज़ अच्छा होगा। तो जो लोग वॉलनट स्टेज क्रॉस कर रहे हैं या बिल्कुल वहाँ पहुँच चुके हैं, इसके बाद आप फंजीसाइड्स में जो भी न्यूट्रिएंट ऐड करें उसमें इस एक बात का ध्यान रखें कि नाइट्रोजन जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में कलर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम जितना नाइट्रोजन ऐड करेंगे अब वॉलनट स्टेज के बाद में, क्योंकि बहुत सारी लोअर एलिवेशंस और मिडिल लोअर एलिवेशंस हैं, वहाँ की हार्वेस्टिंग थोड़ी सी अर्ली होती है, तो वहाँ कलर के थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो हम जितना नाइट्रोजन की डोजेस से बच सकें अब वॉलनट स्टेज के बाद में उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी तक हमने जितना एनपीके, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट, चाहे नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरॉन जो हमने ऐड किया है वो वॉलनट स्टेज से पहले ही ऐड करें। इसके बाद कोई भी हम ऐसा मिक्सचर ना करें जिसमें नाइट्रोजन हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी कलर फॉर्मेशन को रोकेगी, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान आपने देना है। अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, तो उसमें आप पोटाशियम, फास्फोरस, ये चीज़ें अब वॉलनट स्टेज के बाद में ऐड कर सकते हैं हार्वेस्ट से पहले तक। जिन लोगों को थोड़ा सा कलर से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं वो फास्फोरस और पोटाश पे काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी स्प्रेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम 2 स्प्रे या 3 स्प्रे पोटाशियम कर रहे हैं तो उससे हमारे कलर बहुत अच्छा आएगा। एक बात जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ें आपके फॉलियर न्यूट्रिशन आपका तभी आपको रिजल्ट शो करेगा अगर उस चीज़ की डेफिशिएंसी आपके सॉइल में है, प्लांट वहाँ से अपटेक नहीं कर पा रहा है या आपके सॉइल में वो चीज़ नहीं है, तो ही हम अगर फॉलियर उसको देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर रिजल्ट्स दिखाएगा। पर अगर हमारे पास एक ऑप्टिमम लेवल पे एडिक्वेट जितना हमारे को न्यूट्रेंट की ज़रूरत है वो हमारे सॉइल में है और प्लांट उसको प्रॉपर अपटेक कर रहा है, तो हम एक्स्ट्रा फॉलियर उसको जो फीड कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तभी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने 2 स्प्रे या 3 स्प्रे पोटाशियम किया था पर उसके रिजल्ट्स हमें नहीं मिले हैं। तो उसका वही रीज़न रहता है कि वो ओवर हो जाता है हमारे प्लांट पे, तो उसके रिजल्ट्स हमें कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके और न्यूट्रिशन को जितना स्प्लिट कर सकें उतना ज़्यादा फ़ायदा है। हैवी डोजेज ना करें, छोटी छोटी डोजेज में आप डालें। तो वॉलनट स्टेज के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो पोटाशियम, फॉस्फोरस, इसको आप थोड़ा थोड़ा सा अपने फॉलियर न्यूट्रिशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये था न्यूट्रिशन। और फंजीसाइड्स हम कौन से कर सकते हैं अगर आप वॉलनट स्टेज पे नहीं पहुंचे हो, और तो आप अभी माइक्लोबूटानिल कर सकते हो, मैरीवॉन कर सकते हो या टेबुकोनाजोल कर सकते हो। और जो लोग इस स्टेज से आगे चले गए हैं और बाकी कुछ चीज़ें हमें थोड़े मौसम को देख के भी चेंज करने पड़ेंगे अपने स्प्रे शेड्यूल में, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही है तो सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रही है और शेडी पोर्शन में बहुत सारी जगहों पे तो पत्तों की शिकायत आनी, मतलब कहीं स्कैब्स के सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं। इवन कि कहीं से कुछ जगहों से तो मार्सोनीना के स्पॉट्स भी लीव्स पे दिखने शुरू हुए हैं, कुछ लोगों ने भेजा था। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी पत्तियों में कुछ शिकायत आ रही है तो अपने जो नियरेस्ट आपके हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं वहाँ पे जाके अपनी HDOs, आपके HEOs हैं, उनसे आप जाके
संपर्क करें और उनको लैब में वो लोग प्रॉपरली चेक करेंगे कि ये कौन सा फंगस आया और इसके लिए हमें क्या वो रिकमेंड करेंगे आपको फॉलियर एप्लीकेशंस। क्योंकि ऐसे ही कुछ मतलब कि आइडिया से तुक्के में हम कुछ स्प्रे ना कर दें जब तक उसको हम प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमें फॉलियर एप्लीकेशंस में कौन से फंजीसाइड्स को ऐड करना है। क्योंकि हम मार्सोनिना को लेके चलते थे कि जून फर्स्ट वीक पे अटैक करता है, मतलब कि स्टार्ट करता है ग्रो करना, और इसके सिम्टम्स हमें दिखने कहीं ना कहीं प्लांट्स में शुरू हो जाते हैं। शेडी पोर्शंस को लेकर हम बात करते थे, पर इस बार की कंडीशंस बिल्कुल अलग है। क्योंकि अभी पिछले 15-20 दिन से ऑलमोस्ट लगातार बारिशें और मतलब कि बिल्कुल क्लाउडी वेदर बना हुआ है, तो फंगस आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जैसे ह्यूमिडिटी राइज करेगी। तो इसके लिए हमें जो कॉम्बी स्प्रेज जो जून के बाद हमें स्टार्ट करनी थी, इस बार वो हमें थोड़ी सी पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो कॉम्बी स्प्रेज में हमारा मेन जैसे डाइथिन, बेविस्टिन है, एंट्रागोल रोको है, Z78 प्लस कॉन्टाफ है। ये मार्केट में भी इसके कॉम्बिनेशन मिलते हैं, पर हम इसको खुद भी बना सकते हैं। क्योंकि डाइथिन के साथ बहुत सारे लोग हम बेविस्टिन ऐड करते हैं, रोको भी ऐड करते हैं, स्कोर ऐड कर सकते हैं, कॉन्टाफ ऐड कर सकते हैं। तो ये कोई भी हम कॉम्बिनेशन क्योंकि जब हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंजीसाइड्स का, तो इसकी हमारी जो लाइफ है काम करने की, वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा पीरियड जो है काम करने का फंजीसाइड का, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो जितने हम कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो जैसे हमने इसमें रोको, बेविस्टिन ये ऐड किया है, तो एंट्राकॉल के बीच हो सके तो रोको या आप बेविस्टिन यही ऐड करें। उसके बीच में आप स्कोर और कॉन्टाफ ऐड ना करें। क्योंकि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम एंट्राकॉल के साथ भी स्कोर कर सकते हैं, या एंट्राकॉल के साथ आप थोड़ा सा अवॉइड करें स्कोर को और कॉन्टाफ को। और Z78 जो जेनेब हमारे पास आता है, उसके साथ में आप कॉन्टाफ ऐड कर सकते हैं, रोको ऐड कर सकते हैं। डोडीन के साथ भी आप सकते हैं, स्कोर ऐड कर सकते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा डोडीन के साथ जब हम ये कॉम्बिनेशंस करेंगे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब दवाइयाँ मिक्स करते हैं, हम बकेट लेके उसमें पाउडर फॉर्म्स की जो दवाइयाँ हैं उसको डाइल्यूट करते हैं 10-15 लीटर की बाल्टी में, उसको डाल के 100 ग्राम का पैकेट डाला, 150 ग्राम डाल रहे हो, अब उसी में उसको जब मिलाते हो तो दूसरी जो दवाई आपने ऐड करनी है, मान लो आप स्कोर या कॉन्टाफ ऐड करना चाह रहे हो उसको, वो आपने उस बकेट में ऐड नहीं करनी है। क्योंकि उस टाइम पे उसका कंसंट्रेशन जो है केमिकल का, वो उसका वो स्ट्रॉन्ग रहता है। इसको आपने क्या करना है, पहले डोडीन को आपने डाइल्यूट करके सीधा उसको ड्रम में डालना है और मिक्स कर देना है। जो आप स्कोर कॉन्टाफी ऐड करोगे, ये आपने डायरेक्ट ड्रम में ऐड करने हैं। बहुत सारी दवाइयाँ मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि जो लिक्विड फॉर्म्स आपकी आती हैं उसको डायरेक्ट आप ड्रम पे ऐड करिए, उसको आपको बाल्टी में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी पाउडर फॉर्म है उसका आप एक बकेट में लेके 10-15 लीटर में उसको मिलाइए, पर उसमें दूसरी दवाइयों को ऐड मत कीजिए उस सेम बकेट में। उसको आप ड्रम में मिला दीजिए और अगली दवाई को डायरेक्ट ड्रम में मिला के स्प्रे करिए, के फटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे डाइथिन, बेविस्टिन, Z78 प्लस कॉन्टाफ, शमीर आता है मार्केट में, वो आप कर सकते हैं, नेटिवो है। ये आगे की स्प्रेज हैं जो हमारे बरसात से पहले या बरसात के बीच में आपको करनी होगी और बहुत इफेक्टिव जिनके रिजल्ट्स हैं। तो मेरा अपना मानना है जहाँ शेडी पोर्शंस है वहाँ आप डोडीन ज़रूर करिए, क्योंकि डोडीन आपको बहुत लंबा पीरियड देता है। प्रोटेक्टिव जो इसकी लेयर है और जो इसका पीरियड है काम करने को, वो बहुत अच्छा है। सिर्फ इसमें आपने टेम्परेचर को ध्यान पे रख के स्प्रे करनी है कि आपका टेम्परेचर 27-28 डिग्री से ऊपर ना हो, तो इसमें रस्टिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वरना मतलब कि हम अपनी बात करें तो हम तो 2 स्प्रेज भी डोडीन कर देते हैं। मतलब कि जैसी बरसात आने वाली होती है तो हम डोडीन करते हैं 150 ग्राम। उसके बाद अगर अगली स्प्रे आप कोई नेटिवो करना चाहते हो या डाइथिन प्लस स्कोर करना चाहते हो या कुछ भी करते हो, उसकी अगली स्प्रे हम फिर से रिपीट डोडीन को इवन हम 200 ग्राम तक भी डाल देते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। और इसकी डोडीन की थोड़े हमने देखा इसकी रेजिस्टेंस भी नहीं आती है हमारे प्लांट में, वो फंगस को देख के।
तो डोडिन बहुत अच्छी दवाई है, सिर्फ इसकी मिक्सिंग को और इसके टेम्परेचर को लेकर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने क्या करना है। अभी मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कैब्री टॉप है, एरागॉन है, एरागॉन के साथ अभी कुंटाफ का भी कोई मिक्सचर आया है, तो इन्हीं को ही आप आगे पीछे करिए। और एक बात थोड़ा सा कि आपका जो हर साल का शेड्यूल रहता है फंजीसाइड को स्प्रे करने का, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करिए कि जो फंजीसाइड आपने लास्ट ईयर किए हैं तो उससे थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश करिए कि आगे पीछे वो फंजीसाइड्स हो सकें, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस आपके बगीचे पे बनी रहे और उसके रिजल्ट्स आपको मिलते रहे। तो ये थी फंजीसाइड्स को लेकर बात। तो माइटीसाइड्स आपने कौन से करने हैं? अगर आपको माइट दिख रहा है, 1 2 3 माइट आपको दिख रहे हैं, तो आप बोर्नियो, ओबेरॉन, मेडन, कोई भी माइटीसाइड अपने बगीचे पे करिए। तो मेरा अपना रहता है कि मैं हर साल नई माइटीसाइड्स अपने बगीचे पे करता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर हमने ओबेरॉन अपने बगीचे पे किया था, तो लास्ट ईयर हमने मेडन अपने बगीचे में किया है। मतलब कि प्रिकॉशनरी हम स्प्रेज करते हैं तो 100 ml मेडन डाल के करते हैं। जब दिखने शुरू हो जाते हैं तो फिर हम दूसरे कॉन्टैक्ट जो माइटीसाइड्स करते हैं, जैसे मैजिस्टर या दूसरे हैं, फिर वो भी आपने चेंज करके करने। इस साल मैं बोर्नियो अपने बगीचे पे करूँगा, ताकि जो हमारे कीड़ों में रेजिस्टेंस आ जाती है एक केमिकल को लेकर, वो ना आए। तो इस साल में फिर से उसको चेंज करके अभी मैं बोर्नियो करूँगा अगली स्प्रे में। तो उसके बाद जब आपको एडल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं माइट्स के, तो उसके लिए आप बहुत सारे मार्केट में भी प्रोडक्ट्स है, मिटिगेट आता है, टाटा का नियॉन आता है, सिडना करके आता है। मतलब कि जो भी आप माइटीसाइड्स करें वो धीरे धीरे करके चेंज करते रहें, ताकि वो रेजिस्टेंस कीड़ों में ना रहें और आपको इक्वली अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहें। तो और इसी में हम अगर बात करें हेल डैमेज की, क्योंकि ये फंजीसाइड्स और न्यूट्रिएंट को, क्योंकि बहुत जगहों पे हर रोज़ कहीं ना कहीं पर हेल डैमेज हो रहा है, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आपका फ्रूट की स्किन फट चुकी है, उसको रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप कितनी स्पेस कर लो, आपको वो 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पर हमारे प्लांट हेल्थ को लेकर, या आपके हल्का धब्बा कोई सेब में लगा है, छोटे छोटे दाग है, तो उसको हम काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हेल डैमेज जब आपके होता है तो कम से कम 2 दिन तक आप कोई स्प्रे ना करें। उसके बाद में आपने डाइथिन बेविस्टिन फंजीसाइड्स करने हैं। उसके बीच में नाइट्रोजन, बोरॉन और जिंक। नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया 1 किलो डाल सकते हैं, जिंक 100 ग्राम से 200 ग्राम डाल सकते हैं, बोरॉन 200 ग्राम डाल सकते हैं। ये स्प्रे आपने 2 दिन के बाद करनी है। उसके 5 से 7 दिन के बाद या 7 से 10 दिन के अंदर आपने दूसरा कोई बायोस्टिमुलेंट मार्केट से लेना है और उसकी स्प्रे करनी है। बायोस्टिमुलेंट्स आपके प्लांट को स्ट्रेस से बाहर निकालता है और प्लांट को दोबारा से, मतलब कि एक अच्छी ग्रोथ में लाता है। क्योंकि हीलिंग की वजह से प्लांट्स में काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पत्तियां कट जाती है, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट रुक जाती है हमारी। तो हमने ये देखा है कि हेल डैमेज पे बायोस्टिमुलेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बायोस्टिमुलेंट्स के साथ एनपीके, ये बहुत हैवी डोजेज नहीं आपने स्प्लिट डोजेज करनी है। अगर आप इसके 2 स्प्रेज कर सकते हैं 10 दिन के बाद, आप इसेबियन मुझे बहुत अच्छा लगता है बायोस्टिमुलेंट जो सिंजेंटा का आता है, वो उसके साथ में आप एनपीके या उसको अलग से आप स्प्रे करें। इसकी अगर 2 स्प्रेज आप कर सकते हैं तो 70-80% आपके फ्रूट की रिकवरी हो जाती है। तो जिनके ओलों से नुकसान हो रहा है तो वो इस स्प्रे को फॉलो कर सकते हैं। तो पीयर न्यूट्रिशन को क्योंकि हमारे पीएस खुद भी बहुत कम होती है और मुझे थोड़ा सा उसकी तरफ इंटरेस्ट भी नहीं है। पर जो मेरी पहले डॉक्टर से डिस्कशंस होती थी, उसमें डॉक्टर गौतम से मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। तो वो मुझे कहा करते थे कि मोहित, अगर आपके पास पीएस है तो आपको पीएस में नाइट्रोजन और कैल्शियम आप जितना ज़्यादा दे सकोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि नाइट्रोजन आपके पीयर का साइज़ और उसको ग्रीन रखने में हेल्प करेगा, और कैल्शियम उसको ठोस बनाएगा ताकि उसमें टचिंग नहीं आएगी, और आपकी फ्रूट क्वालिटी को बहुत एनहेंस करेगा। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा उसमें हार्वेस्टिंग से, मतलब 40 दिन पहले आप शुरू कर दें ये वाली स्प्रेज करना, और हार्वेस्टिंग के 10 दिन पहले तक आप कर सकते हैं कैल्शियम की स्प्रेज। तो और नाइट्रोजन तो आप अभी से लेकर उसमें दे सकते हैं फॉलियर, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और पीयर रस लेकर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं,
तो मैंने जितने डॉक्टर की है इस बारे में, एक सॉल्ट आता है फेन पायरोक्सीमेट करके, माइटीसाइड जो आता है, जो मिटिगेट, आई थिंक मिटिगेट जो मार्केट में आ रहा है वो, उसमें यही सॉल्ट है। और टाटा का आई थिंक नियॉन जो आता है उसमें भी यही सॉल्ट है, वो आप ट्राई कर सकते हैं पियर रस्माइट को, अगर उससे आप बचाव करना चाहते हैं अपने बगीचे में। तो ये थी पियर्स को लेकर बात। और आजकल जो इंसेक्टिसाइड्स लोगों ने करने हैं, बहुत सारे लोगों के बगीचे में इस बार ये डैमेज देखने को मिला है, सेब टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। बहुत सारे लोग उसको बोरोन डेफिशिएंसी से भी रिलेट कर रहे हैं कि ये बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से सेब टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो वो एक्चुअल में इंसेक्ट है, जो साइला इंसेक्ट हम बोलते हैं, उसकी वजह से उसकी इन्फेस्टेशन बहुत हुई है इस बार। तो क्लाइमेट फ्लक्चुएशन जब होती हैं तो हमने देखा है कि आपके इंसेक्ट्स, फंगस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके ऑर्चर्ड में आती हैं, तो उसने बहुत डैमेज किया है फ्रूट को। इवन हमारे अपने बगीचों में भी काफ़ी डैमेज उसका देखने को मिला है। छोटा सा कीड़ा होता है जो आपके फ्रूट पे, मतलब कि उसका रस चूसता है वहाँ से, और वहाँ पे छोटे छोटे डिम्पल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और मिसशेपन हो जाता है आपका जो फ्रूट है। तो उसके लिए आप ग्रीन एफिड हुआ और साइला इंसेक्ट जो हुआ है, इसके लिए आप रोगर कर सकते हैं, मेलाथियन कर सकते हैं, एलिका कर सकते हैं, काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो पर इसको जब भी आप ये स्प्रेज करेंगे तो इसके बाद आपने माइट को चेक करना है 5 से 7 दिन के बाद में कि कहीं माइट का अटैक आपके बगीचे में ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इस पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अगला जो हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है मेन, जिसके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है रस्टिंग। तो रस्टिंग को लेकर मतलब कि कहीं भी आप बात करेंगे तो 100 रीजंस लोग बताते हैं कि इसके कुछ भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि रस्टिंग को आज तक कोई प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है कि किस वजह से होती है, कि उसके मतलब 100 रीजंस रहते हैं। तो हमने जो अपने ऑर्चर्ड्स में जब हम रस्टिंग से बचने की कोशिश की, तो क्योंकि 8-9 साल 10 साल से हम जो अपना सेब मार्केट में जितना भेज रहे हैं वो सब ऑलमोस्ट 90-95% सेब रस्ट फ्री रहता है। तो हमने जिन चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश की, और जो मेरे हिसाब से जो रीजंस रहते हैं रस्टिंग से बचने के, या रस्टिंग के जो कारण हैं, वो 7-8 अलग अलग कारण है कि किस वजह से आपकी रस्टिंग होती है। बहुत सारे लोगों ने आजकल देखा होगा, जो पहली वाली मैं आपको रस्टिंग बताना चाहता हूँ, कि लोअर एंड जो आपका फ्रूट का रहता है वहाँ पे बिल्कुल एक लाइन सी बन जाती है, रिंग सा बन जाता है फ्रॉस्ट का, वो डैमेज पार्ट दिखता है आपको। ये हाई कलर स्ट्रेन वेराइटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, इवन कभी कभी रॉयल वेराइटीज़ में भी दिख जाता है। तो ये फ्रॉस्ट रिंग है, जो फ्लावरिंग टाइम पे आपके, जब आपका फ्रूट सेट होने लगता है उस टाइम पे जब आपका फ्रॉस्ट अगर ज़्यादा पड़ता है, उसकी वजह से ये वाली रस्टिंग आपके आती है। और लोअर पार्ट पे जो कैलेक्स एंड है हमारे फ्रूट का, ये लोअर पोर्शन, यहाँ पे आपका रिंग सा बनना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये रस्टिंग होती है। इससे आप, अगर आप पीजीआर्स यूज़ करते हैं, मेनली GA47 करते हैं, जब भी आपका फ्रॉस्ट पड़ता है आप उस टाइम पे इसको करो, तो ये वाली रस्टिंग से आप काफ़ी हद तक बच सकते हो। और दूसरा जो है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा हमारे बगीचों में आ गई है, क्योंकि गालास, ग्रेनीज, ये वाली वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा हमने लगानी शुरू कर दी है, तो इससे थोड़ा सा फैलना शुरू हो गया है। पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से जो रस्टिंग आती है वो फ्रूट पे नेट की तरह आएगी, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे जैसे जाला होता है, जाले की तरह पूरी बनी हुई एक साइड में सेब के आपको दिखेगी कि ये पूरा जाला सा बना हुआ है रस्टिंग का, ऊपर से फैला हुआ है लाइन लाइन सी। वो जो रस्टिंग है वो आपकी पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से आती है। तो ये आप फंजीसाइड्स टाइमली करके, मतलब कि अर्ली स्टेजेस पे पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करके आप इस रस्टिंग से बच सकते हैं। और तीसरी जो है वो होती है आपकी न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसी है, मेनली कैल्शियम और बोरॉन की डेफिशिएंसी। इसीलिए मेरा अपना जो स्प्रे शेड्यूल रहता है उसमें हम चाहे 50 ग्राम ही क्यों ना हो, हम कैल्शियम और बोरोन का जो प्रीमिक्स मार्केट में आते हैं वो हम ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि पूरी फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पे वो छोटे से लेकर फ्रूट को बड़े साइज तक उसको मिलता रहता है, और उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं आते हैं कैल्शियम और बोरोन के, जिसकी वजह से हम रस्टिंग से बच सकते हैं। चौथा जो रीज़न है वो है आपकी सॉइल्स अगर एसिडिक है, क्योंकि मेरे पास जो हमारे ऑर्चर्ड है बिखरे बिखरे 5-6 जगह पे हैं। हमने देखा है अपनी सॉइल टेस्ट जब हम रिपोर्ट्स कर पहले लेते थे, तो जहाँ हमारे सॉइल जितनी एसिडिक होती थी वहाँ हमें रस्टिंग के उतने ज़्यादा इशू थे। हमें सॉइल टेस्ट करवाना है
कोशिश करनी है, क्योंकि जब आपका सॉइल पीएच ठीक नहीं है तो न्यूट्रिएंट अपटेक प्रॉपर नहीं हो पाता है, वो डिसबैलेंस आपका रहता है न्यूट्रिएंट्स का, उसकी वजह से आपके रस्टिंग की दिक्कत हो सकती है। और पांचवा जो है स्ट्रेस कंडीशंस में, जब आपका मॉइस्चर स्ट्रेस रहता है प्लांट, उसको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, तो उसका रीज़न भी वही आ जाता है कि जब उसको मॉइस्चर नहीं होगा तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं होगा। तो जब मॉइस्चर स्ट्रेस के सिम्टम्स देखने को अपने फ्रूट पे मिलेंगे। और अगला जो रीज़न है सिक्स्थ, वो है हाई नाइट्रोजन। जिस साल हम बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्लांट को देते हैं और फ्रूट को देते हैं, उस साल हमें रस्टिंग की ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है। इवन कि आप इसको एक तरह से वैसे भी अपने बगीचे में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिस साल मान लीजिए आपकी क्रॉप कम है, फ्रूट कम लगा है आपके प्लांट में और ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्लांट में जा रही है, उस साल हम देखते हैं कि हमारे फ्रूट का साइज़ बहुत बड़ा जाता है। तो उस साल भी हमें बिटर पिट और रस्टिंग, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी अपने फ्रूट पे। उसका रीज़न रहता है हाई नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की वैल्यू हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फ्लो बहुत होता है, क्योंकि खुराक लेने वाला फ्रूट हमारे पास है नहीं है। तो इस पे भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाई नाइट्रोजन ना हो आपके बगीचे में, तो आप रस्टिंग से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और अभी जो आगे वाला मौसम आने वाला, आजकल भी थोड़ा वैसे ही मौसम है, पर आजकल थोड़ी सी गर्मियाँ हैं, पर आगे जब बरसातें आती है तो हम जो स्प्रेज करते हैं, तो बारिश आने के बाद या स्प्रे करने के बाद में जब बारिश आती है, तो आपने उस टाइम पे ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा चिपकती है, डाइथेन है, ये हमारे डंडियों के पास में चिपक जाता है, ये स्टिकी फंजीसाइड्स कम से कम अगर हम बरसात के टाइम पे कर सकें तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा रस्टिंग से बचने में। और एक जो लास्ट रीज़न और है, वो है फंजीसाइड्स के साथ में जो थोड़ी सी मिक्सिंग हम करते हैं, वो है जैसे डोडीन के साथ में ही हमारी जो मिक्सिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो ना करें। इवन कि शमीर के साथ में हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, सुनी हैं कि शमीर के साथ कुछ लोग न्यूट्रिएंट या इंसेक्टिसाइड्स अगर मिला देते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी सारी जगहों पे रस्टिंग की दिक्कत लोगों को देखने को मिली है। ये कुछ चीज़ें थी जिससे आप मतलब जिन चीज़ों को देख के कि आपके बगीचे में कौन सी चीज़ से आप जूझ रहे हो, उससे आप उसको देखें, ऑब्जर्व करें और उसको आगे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो हमारा जो मेन टारगेट रहता है कि मिक्सिंग ना हो फंजीसाइड्स के साथ में, सॉइल का पीएच ठीक रहे। तो पीजीआरस भी यूज़ करते हैं फॉर रस्टिंग, और कैल्शियम बोरॉन पे टारगेट हमारा पूरा रहता है हर स्प्रे में, तो इससे आप काफ़ी हद तक रस्टिंग से बच सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो हम बात करेंगे, वो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि समर प्रूनिंग क्या हम कर सकते हैं। इवन कि मैं खुद, हमारा जो समर रिंकट का सेकंड फेज़ रहता है, वो हम 15 मई के आसपास शुरू कर देते थे। जिस साल आपकी क्रॉप बहुत ज़्यादा हैवी हो, आपको लगता है अगले साल का बीमा कम बनने वाला है, तो आपने जो अनटॉप लिटल्स जो टहनियाँ छोटी 9-10 इंच वाली छोड़ी हुई थी, अगर वहाँ पे फ्रूट नहीं लगा है, वो ग्रो करना शुरू कर गया है, तो आप वहाँ पे रिंग कट दोबारा से कर सकते हैं। ध्यान रहे वो रिंग के पीछे से ना हो, रिंग के आगे से बेशक आप कट कर दीजिए, आपके पीछे की जितनी आंखें हैं वो सारी खुलनी शुरू हो जाएगी, आपको 1 साल पहले बीमा बनना शुरू हो जाएगा। इससे रिलेटेड हमने वीडियो भी बनाया है, यूट्यूब पे भी अपलोड हुआ है, तो फिर से हम एक बार लोगों को भेज देंगे, जैसे हमें लगता है कि आजकल टाइम आ गया है सेकेंड फेज रिंग कट करने का, उससे आपको 1 साल जल्दी बीमा तैयार हो जाता है आपके। तो अगला क्वेश्चन जो आता है बहुत आजकल की, हमने नई प्लांटेशन की है, उसकी ग्रोथ हमारे बहुत अच्छी नहीं हो रही है, मतलब जो हमारे बगीचे में देखने आते हैं कि आपके पेड़ के नीचे पेड़ लगे हैं, उसकी भी ग्रोथ आप काफ़ी अच्छी ले रहे हो, तो उसके लिए आप, जब आपके इस साल की अगर आपने प्लांटेशन की है या आपकी पुराने वाली प्लांटेशंस है, तो जब आपके ऑलमोस्ट 7-8 इंच ग्रोथ आ जाती है नई साल वाली, उसके बाद में आप हर 10 से 15 दिन में NPK फॉलियर एप्लीकेशन उस पर कीजिए। आपने एक्सैक्ट पिट्ठू वाली मशीन से उसमें स्प्रे कर सकते हैं। और मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है नीजू, होशी करके, होशी और नीजू सेम प्रोडक्ट है, ये सुमिटोमो कंपनी के आते हैं। GA3+ अमीनो एसिड्स और बहुत कुछ इसमें न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसको स्प्रे करके आप प्लांट को काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे ला सकते हो। 3 से 4 स्प्रेज आप इसकी कर सकते हो 1 साल में, और इसके बीच बीच में ही आपने NPK स्प्रेज
करिए, उससे आपको प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अगला जो हम बात करेंगे वो है कि पीएच को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, आजकल आने शुरू हुए हैं कि पीएच का कितना रोल रहता है पेस्टिसाइड्स पे, या हम जो सोल्यूशन बनाते हैं स्प्रे का, कि उस पे पीएच का कितना बड़ा रोल है। क्योंकि इस पे पहले कभी किसी ने बात नहीं की है, कहीं पे भी कोई किसी कंपनी वाले ने पहले इससे रिलेटेड कोई बात कभी किसी को बताई नहीं है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो अभी ये स्प्रे की थी पर मुझे फिर भी लीफ फॉल से जूझना पड़ा है, या मुझे मेरी ये दवाई ने काम नहीं किया है। तो उस चीज़ को अगर आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं जो मेजर रोल प्ले करता है वो आपके पानी का, या जो सॉल्यूशन जो आपने बनाया है ड्रम में दवाइयों का, उसके पीएच का रहता है। स्प्रे सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा काम करता है और नॉर्मल आपके जो पानी का पीएच वैल्यू है वो जगह जगह पे डिपेंड करती है, वेरी करती है आगे पीछे। तो मतलब कि पीएच को आपने कैसे चेक करना है, उसके लिए लिटमस पेपर मार्केट में मिलता है, 100-150 रुपये का आपको मिल जाता है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, वो आपने लेना है। उससे आप नॉर्मली 5 से 7-8 पीएच, जो आपने 5 है कि 6 है 7 है, नॉर्मली आपको उसका आइडिया लग जाएगा। आपको पीएच मीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतने एग्जैक्ट पीएच की ज़रूरत नहीं है स्प्रे सॉल्यूशन के लिए। आपको एक नॉर्मल रेंज लेनी है 5 से 6, 6 से 7, ऐसा है। क्योंकि नॉर्मली 5 से 7 के बीच में आपके सारे पेस्टिसाइड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। भी थोड़े थोड़े कुछ फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो किसी पर्टिकुलर पीएच पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखाते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि क्लोरोपाइरीफोस हम सब लोग जानते हैं, डरमेट मार्केट में जो आता है, उसका पीएच अगर 5 हो, 5 पीएच पे वो 63 डेज, 63 दिन तक काम करता है। और हम लोगों ने कभी ये चेक नहीं किया है कि बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने स्प्रे किया और 10 दिन के बाद मुझे फिर से वूलिया फेड या कुछ देखने को मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि वही है उसका पीएच, हमें पता नहीं है हमने किस सोल्यूशन से स्प्रे किया था। तो मैं आपको बता दूं कि 5 पीएच पे वो 63 डेज तक काम करता है, और पीएच 7 अगर आपके पानी का हो वो 35 डेज तक काम करता है, और अगर वो 8 से ऊपर चला जाए तो वो 1.5 दिन तक काम करता है। तो आपको ये देखना है कि आपके पानी का पीएच कितना है, तभी वो दवाई हमें इक्वली रिजल्ट्स देगी, वरना वो हमें उस वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और रोग मैलेथियन हम आजकल करते हैं, तो मैलेथियन है तो वो पीएच अगर 6 है तो उसमें वो 8 दिन तक काम करता है। अगर पीएच आपका 7 है तो उसमें वो 3 दिन तक काम करता है। अगर 8 से ऊपर चला गया तो वो 19-20 घंटे आपको रिजल्ट देगा। उसके बाद में वो उसकी वो हाफ लाइफ हम बोलते हैं कि उसका काम करने की क्षमता आधी हो जाएगी, वो आपको रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं दे पाएगी। वैसा ही हमारे फंजीसाइड्स के साथ है कि मैनकोजेब जो हम डाइथिन जो हम करते हैं, अगर हम उसको 5 पीएच सॉल्यूशन बना के करें उसका, तो वो 20 दिन तक काम करेगी। सोचिए आप कि एक डाइथिन बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, और लोगों ने भी, कुछ लोगों ने करना छोड़ भी दिया है कि अभी नए नए मॉलिक्यूल्स मार्केट में आ गए हैं तो हमें वो ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है ये हो क्योंकि मैनकोजेब अगर पीएच 7 पे हम, अगर उसका सोल्यूशन का जो टोटल पीएच है वो 7 रहता है तो वो सिर्फ 17 घंटे काम करती है। आप सोच सकते हैं कि पीएच का कितना बड़ा रोल है हमारी स्प्रे के लिए। तो आपको लगता है कि 2 कि 3 दिन के बाद आपको लगता है कि दवाई ने हमारे काम नहीं किया है, तो ये आप ध्यान पे रखिए, वो कहीं ना कहीं हमारे स्प्रे सॉल्यूशन का जो पीएच है उसमें गड़बड़ हो गई है। तो क्योंकि अगर पीएच 7 पे हमने मैनकोजेब किया होगा तो वो सिर्फ 17 घंटे काम कर रहा है, पर अगर हम उसको 5 पीएच पे करेंगे तो वो 20 दिन काम करेगा। 20 दिन तक आपको दूसरा फंजीसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको ये अपने पानी का पीएच चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये अलग अलग आपके रोको है वो 80 आवर्स तक काम करता है पीएच 5 में, और अगर पीएच 7 हो तो 1 घंटे काम करेगा। आप सोच लीजिए जिन्होंने रोको स्प्रे किया है, अगर उनके पानी का पीएच आपको पता नहीं है तो आपको ये नहीं पता है कि उसने कितने घंटे काम किया है। 1 घंटे और 80 घंटों में कितना फ़र्क है सिर्फ पीएच को लेकर। अगर पीएच आपका 1-2 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो उसकी वजह से आपकी फंजीसाइड की एफिकेसी कितनी कम हो जाती है। वैसे ही आपका कैप्टान है, ये पीएच 5 में 32 घंटे काम करता है, पीएच अगर 7 हो तो 8 घंटे काम करता है, अगर 8 से ऊपर हो तो 10 मिनट काम करता है।
10 मिनट में भी सोचिए दवाई की एफिकेसी खत्म हो जाती है अगर आपका पीएच 8 से ऊपर जा रहा है तो इन्हीं चीज़ों को आपने ध्यान पे रखना है, क्योंकि इसकी बहुत डिटेल्ड नॉलेज आपको मिलेगी नहीं। इंटरनेट पे भी बहुत कुछ इसकी रिसर्च नहीं हुई है। कहीं कहीं से मैंने भी थोड़ा सा कुछ डाटा निकाला है कि वो कौन सी दवाई कितना काम करती है और न्यूट्रिएंट्स आपके पीएच को कितना काम करते हैं। जैसे अमोनियम फॉस्फेट है 12:8 हम जिसको बोलते हैं, अगर आप इसको फंजीसाइड्स के बीच ऐड करते हैं तो ये आपके पीएच को थोड़ा सा गिराता है। तो पीएच जो अमोनियम फॉस्फेट का है वो ऑलमोस्ट 4-4.5 के आसपास रहता है। तो अगर आप इसको फंजीसाइड में ऐड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके पीएच को नीचे लेकर आता है, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी एफिकेसी दवाइयों की बढ़ती है। क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे जो हम फंजीसाइड्स कर रहे हैं वो 7 से 8 पीएच पे हमारा सोल्यूशन बनता है। जो मैंने खुद भी चेक किया है, हम जितने भी जो भी दवाइयाँ मिलाते हैं नॉर्मली वो 5 से 7 से 8 नॉर्मल वो रहता है। तो उसके पीएच को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें उसके पीएच को लोअर करने के लिए ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी बनी रहे। तो इसके बारे में बहुत कुछ अभी हमें खुद ऑब्जर्व करना बाकी है। इवन कि मैंने 2-3 अपने साइंटिस्ट जो हमारे हैं नॉन यूनिवर्सिटी के, उनसे भी बात की है। इससे रिलेटेड हम बैठ के एक अच्छी डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी नॉलेज प्रॉपर हमें भी नहीं है। अगर एक दवाई का हम सिर्फ पीएच को स्टेबल करने से उसकी एफिकेसी को 4 गुना बढ़ा सकते हैं तो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। कि नहीं तो वरना क्या हो रहा है कि हम नई से नई दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल काम नहीं कर रहा तो हमें इससे स्ट्रॉन्ग वाला मॉलिक्यूल मार्केट में लेना है, और उसकी कीमत मार्केट में 700, 800, 900 रुपये ड्रम जा रही है। उसकी वजह से हमारे जितना भी भार है वो सारा हमारी जेब पे आ रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ें हमें शेयर करके, ऑब्जर्व करके, एक दूसरे से बात करके, अपने साइंटिस्ट से बात करके, नॉन यूनिवर्सिटी से बात करके, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स से बात करके, बीमारियों से, न्यूट्रिएंट से, दवाइयों की एफिकेसी से, हर चीज़ से जब तक हम मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो हम इन चीज़ों से लड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ वो किस क्लाइमेट पे, किस सिचुएशन में मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, वो एक अलग डाटा मेरे पास रहता है। मेरा ही कोई दोस्त, मेरा कोई दूसरा बागवान भाई उसको वही चीज़ अपने ऑर्चर्ड में ऑब्जर्व करता है, तो उसकी सिचुएशंस, उसके काम करने की प्रैक्टिसेस, हर चीज़ अलग रहेगी। तो हम अगर उस आपस में डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली किस टाइम पे किस चीज़ की वजह से हमें ये रिजल्ट्स मिले हैं। तो कोशिश यही है कि सब बागवान भाई मिलजुल कर काम करें। जो अपनी प्रैक्टिसेस है मैंने वही शेयर करने की कोशिश की है। हम साइंटिफिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, हम किसान हैं तो किसान की भाषा बोलते हैं। तो जो हमें लगता है कि मैंने ये प्रैक्टिस फॉलो की है अपने ऑर्चर्ड में और मुझे कुछ सालों से उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वही मैं अपने बागवान भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे हो सके कि उनको वो फ़ायदा मिल सके। क्योंकि हमने भी बहुत एक्सपीरियंस लोगों से जिनसे हमने जानकारी ली है आज तक, हरिचंद रोज जी है, पंकज नेगी जी है, बहुत सारे बागवान जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं, उनसे हमने उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस एक साल में, जो उन्होंने 10 साल तक कोई रिसर्च की है तो वो हमें उन्होंने 1 घंटे में बताकर समझा दिया कि ऐसा करने से ये रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप प्लीज़ वो हो सके तो ये वाली चीज़ें ना करें। तो वो जितना हम शेयर करेंगे उतने ज़्यादा हमें रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीदें बढ़ जाएगी। तो आज का लाइव सेशन भी काफ़ी लंबा हो चुका है और मौसम भी कुछ ख़राब हो गया है। हो सकता है बारिश आज फिर से दस्तक दे। तो सभी बागवान भाइयों से रिक्वेस्ट है, घर पे रहें, बगीचे में रहें, खूब काम करें, बाहर ना निकलें। कोरोना क्योंकि अपनी पूरी चरम सीमा पे है, बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। तो बी सेफ, स्टे एट होम और अपना ध्यान रखिए और अच्छी क्वालिटी का सेब तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच।